Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th May 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. तो आज जो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है वो है एक कोट दैट हैज़ बीन गिवन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. इंडिया हैड पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस व्हेन पीपल ऑफ यूरोप वेयर मेयर नोमैड्स. ये कोट तो सीधा सीधा ऐसे टॉपिक में आएगा नहीं, लेकिन इस कोट की मदद से हमने कई सारे नए आइडियाज़ डिस्कस किए हैं जो हमारे एस्से राइटिंग में हेल्प कर सकता है. तो मैंने आज कोशिश की है कि अगर डेमोक्रेसी पे कोई एस्से आ जाए तो आपको उसके लिए इनफ कंटेंट प्रोवाइड कर दूं इस डिस्कशन की मदद से. तो ये टॉपिक जो है दैट इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 1 एस्से पर्सपेक्टिव. डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से अलग अलग डायमेंशन से मैंने आइडियाज़ यहाँ पे दिए हैं. किस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है या कोट आया है, तो आपको पता है कि हमारे इंडिया का नया पार्लियामेंट उसका इनॉग्रेशन हुआ कल 28 मई को. अ न्यू पार्लियामेंट हैज़ बीन क्रिएटेड under Central Vista project for redevelopment, under which the old administrative buildings of Delhi is being revamped. नए नए बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं. तो ये है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये है नया पार्लियामेंट बिल्डिंग विच हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट फॉर रीडेवलपमेंट. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है डेमोक्रेसी पे, क्योंकि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाना दैट इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियाज़ स्ट्रॉन्ग फेथ इन डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन. उसी कॉन्टेक्स्ट में एक कोट है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो कहता है कि इंडिया हैड पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस व्हेन पीपल ऑफ यूरोप मेयर नोमैड्स. ऐसा इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि इन जनरल यूरोपियंस ट्राई टू इम्पोज दिस आइडिया ओवर अस कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ बिन imported by India. The concept of democracy has been adopted by India from Europe. उसी को फिर काउंटर करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि जब तुम नोमैडिक लाइफ बिताते थे तब से हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस प्रैक्टिस किए जा रहे हैं. सो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा उन्होंने वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. ही वॉज ट्राइंग टू मेक अ लार्जर पॉइंट अबाउट हाउ इंडियन हिस्ट्री हैड रेफरेंसेज टू डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस एंड नाउ दे आर अंडरस्टूड एंड आर टाइम्स क्लेम्ड टू बी ए वेस्टर्न इन्वेंशन. तो ये कहना कि डेमोक्रेसी इज वेस्टर्न इन्वेंशन is a narrow understanding of history. If you look history in a dynamic and a broader perspective, you will understand कि Indians and were practicing democratic institutions even in the ancient time when Western societies, especially Europe, was nomadic. The full quote reads something like this: there could be no doubt that one of the countries which could boast of great ancient civilization was India. When inhabitants of Europe were living under barbaric and nomadic conditions, this country had reached the highest peak of civilization. It had parliamentary institutions when people of Europe were mere nomads. So डॉक्टर अम्बेडकर साहब फिर रेफरेंसेस देते हैं कि एंशियंट इंडिया में कैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस प्रैक्टिस किए जाते थे. उसे कई सारे रेफरेंसेस देते हैं. तो ही सेज कि इट लुक्ड टू द लेमैन एज इफ parliamentary institutions today had borrowed all parliamentary procedures from European countries. ऐसा लेमैन कोई देख करके कहेगा कि आज के जितने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम्स हैं ये यूरोपियन कंट्रीज़ खासकर ब्रिटेन से बोरो किए गए हैं. बट आई थिंक एनी वन हु रेफर्स फॉर इंस्टेंस द पेजेज ऑफ विनय पिटक. विनय पिटक क्या है? एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, थेरावाद बुद्धिज़्म का ये स्क्रिप्चर है. तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब उसका रेफरेंस देते हैं कि if anyone who refers for instance the pages of Vinay Pitak will find that there is no ground for such view. ये मानना कि ब्रिटेन से पूरी दुनिया ने डेमोक्रेसी के आइडियाज़ को बोरो किया है, that is a very narrow understanding. If you read Vinay Pitak you will understand that such claims are groundless. Vinay Pitak regulated the meetings of भिक्षुक संघs. तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर मॉन्क्स हुआ करते थे जिनको हम लोग भिक्षुक कहते थे, उनका अपना संघ हुआ करता था. तो विनय पिटक विच इज़ अ स्क्रिप्ट और यू मे से स्क्रिप्चर ऑफ बुद्धिज़्म, इट रेगुलेटेड द मीटिंग्स ऑफ भिक्षुक संघs. और विनय पिटक में लिखा हुआ है कि देयर वाज अ वेल नोन रूल दैट नो डिबेट could take place except on neti motion. तो
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने उसका कंपैरिजन ड्रॉ किया है आज के पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में। आज के पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में भी बिना कोई मोशन पास किए हुए डिबेट नहीं हो सकता, बिना एक मोशन लाए हुए वोटिंग नहीं हो सकती। वैसे ही भिक्षुक संघ के अंदर नेति मोशन ला करके ही कोई डिबेट होता था। तो बिल्कुल जैसे आज के पार्लियामेंट्री सिस्टम्स हैं वैसे उस वक्त भिक्षुक संघ प्रैक्टिस किया करते थे। तो यानी कि डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट तब भी प्रैक्टिस हो रहा था। विनय पिटक कंटेन्स डेफिनेट प्रोविजन ऑफ वोटिंग ऑल्सो, वेयर विनय पिटक में मेंशन किया गया कि साल पत्रिका bark of a tree was used as ballot paper. So there was a concept of secret ballot also, where a bhikshuk himself could drop his साल पत्रिका in the ballot box. हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का कंट्रीब्यूशन है इन ब्रिंगिंग अप द मॉडर्न डेमोक्रेसीज। हुआ क्या कि एंशिएंट टाइम में इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक कल्चर थे, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी थोड़े थोड़े डेमोक्रेटिक कल्चर आए, लेकिन मेडिएवल टाइम में इंडिया हो या वेस्ट हो, दोनों ही जगहों पे आप समझिए डार्क एज का प्रेवलेंस था। सुपरस्टिशियस सोसाइटी विच वॉज मेनली गाइडेड बाय डॉगमेटिक बिलीव्स रिवॉल्विंग अराउंड गॉड एंड सुपर नेचुरल एंटिटीज़। तो मेडिएवल एज में डेमोक्रेसी एज अ कॉन्सेप्ट गॉट एंडेड एंड देन रिनेसा, rebirth and enlightenment that happened in West, and that is how the modern democracies got redeveloped in Western societies. So that is the contribution of Western democracies as per Dr. B. R. Ambedkar. कि Europe saw the birth of modern day democracies and moved away from the supremacy of the monarch and the dominance of the religious organizations. तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटीज हैव गिवन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एंड दैट इज हाउ दे गेव राइज टू मॉडर्न डेमोक्रेसी। सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी का उनका कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है, वेयर दे कंप्लीटली सेग्रीगेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटी, and when religious domination over politics ended, then naturally the decisions were taken by people in a collective sense. तो वेस्टर्न सोसाइटी का जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वाटर टाइट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, जो इंडिया के अंदर नहीं है। इंडिया के अंदर हमारा जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है दैट बिलीव्स इन सर्वधर्म संभव, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन टुगेदर। तो ये सारी बातें हो गई आज की आर्टिकल से रिलेटेड, लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड और भी नए आइडियाज़ मैं दूंगा आपको, ताकि डेमोक्रेसी पे अगर कोई आर्टिकल आ जाए तो आपको कंटेंट की कमी ना पड़े। इसी डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को लेकर के एक डिबेट है। ये डिबेट मैं पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन सही कॉन्टेक्स्ट में चूँकि आज बात चल रही है तो मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। ली थेसिस, ली कुआन यू, नोन एज फाउंडिंग फादर ऑफ सिंगापुर, ही बिलीव्ड कि डेमोक्रेसी जो वेस्टर्न ऑब्सेशन, डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये एशियन वैल्यूज़ के लिए कॉम्पैटिबल नहीं है। एशियन कंट्रीज़ के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कभी थे ही नहीं। देखिए, डेमोक्रेसी आप कब प्रैक्टिस करते हैं? व्हेन यू आर गाइडेड बाय द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म, जब आप अपने इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए वोट करते हैं। बट एशियन सोसाइटीज़ आर नोन फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट, ग्रुपिज्म। तो एशियन सोसाइटीज़ में आप जब भी डेमोक्रेसी लाएंगे तो यहाँ पे रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड वोटिंग होके रहेगी, क्योंकि हम लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं आज कंपेयर टू इंडिविजुअल आइडेंटिटी। और जब भी हम लोग रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड वोटिंग करेंगे तो फिर वेस्टर्न सोसाइटीज़ कहेंगे कि एशियन सोसाइटीज़ में फ्लॉड डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो रही है। बट द फैक्ट रिमेंस कि जो हमारे एशियन वैल्यूज़ हैं, वैल्यू ऑफ कलेक्टिविज्म एंड कम्युनिटेरियनिज्म, दे आर नॉट कंसिस्टेंट विथ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, एंड दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी को अगर एशियन कंट्रीज़ में लगाया जाए तो दैट वुड बी नथिंग बट वेस्टर्न ऑब्सेशन, एंड दैट रिमेन्स टू और बाउंड्स टू एंड अप एज अ फेल्ड और फ्लॉड डेमोक्रेसी। ही देन ली कुआन यू कंपेयर्ड इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विद चाइनीज़ मॉडल। उन्होंने कहा कि अगर आप डेमोक्रेसी ऐसे एशियन कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक तो एशियन वैल्यूज़ के सिंक में नहीं है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि एशियन कंट्रीज़ रिलेटिवली बैकवर्ड हैं, पुअर हैं, और एशियन कंट्रीज़ कैन नॉट अफोर्ड टू हैव डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम, बिकॉज डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग जो है वो स्लो होता है, और डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के लिटरेसी होना ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस होना ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज डिसीजन मेकिंग कभी भी रैशनल ग्राउंड पे हो नहीं पाएगा। और फिर ऐसे देशों में जो पुअर है, बैकवर्ड है,
जिसके वैल्यूज़ भी डेमोक्रेसी से कंसिस्टेंट नहीं है, वैसा देश अगर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेगा जब पॉलिटिकल सिस्टम, सो दैट कंट्री इज़ बाउंड टू रिमेन अ फेल्ड स्टेट। और उसी कॉन्टेक्स्ट में ली कुआन यू ने इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को कंपेयर किया चाइनीज़ मॉडल से, एंड देयर ही प्रपोज दैट डेवलपिंग कंट्रीज शुड अडॉप्ट चाइनीज़ मॉडल रादर दैन अडॉप्टिंग इंडियन मॉडल। ही सेड कि देखिए चाइना ने किस तरीके से पूरी अपने देश की पॉवर्टी ख़त्म कर दी, जबकि इंडिया के अंदर पॉवर्टी ख़त्म करने में मेन ऑब्स्टेकल इज़ डेमोक्रेसी। जब भी सरकार कोई मैसिव डिसीजन लेगी, रैशनल डिसीजन लेगी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लॉन्ग रन, पीपल विल ऑब्स्ट्रक्ट बिकॉज पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड दे गेट हिंडर्ड और दे गेट अगेंस्ट द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टर्म निगेटिव्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिसी। तो कोई भी मेजर पॉलिसी अगर लाया जाएगा जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो सकता है, तो शॉर्ट टर्म में तो कुछ नेगेटिव्स होगा ही, बट डेमोक्रेसी में लोग जो इस बात को समझते नहीं एंड दे रिमूव द गवर्नमेंट, दैट इज़ द मेन ऑब्स्टेकल। ली कुआन यू सेज डेमोक्रेसी ब्रिंग्स इनडिसिप्लिन, डेमोक्रेसी ब्रीड्स करप्शन एंड लीडर्स हैव टू गो फॉर पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़, जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नाम दिया रेवरी कल्चर। एंड दैट इज़ वाई ली कुआन यू सेज कि इंडिया इज़ developing country or underdeveloped country and it will always remain a nation of unrealized potential. And that is why Lee thesis proposes soft authoritarianism system like China. Authoritarian system है, लोगों का ओपिनियन देख करके वहाँ पे फैसला नहीं होता है, लेकिन फिर भी सॉफ्ट अथॉरिटेरियनिज्म उसको कहा जाता है, क्योंकि इन जनरल इट इज़ नॉट एज एक्सप्लॉयटेटिव एज द अथॉरिटेरियन रिजीम ऑफ नॉर्थ कोरिया। तो फिर भी आप समझिए इंडिया जो है इट कीप्स ऑन, और इंडिया हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, और अमर्त्य सेन हैज़ emerged as the biggest critic of Lee Kuan Yew. Amartya Sen has given many examples. For example, he has given Kerala model, कि Kerala is a state which is quite democratic in India, at the same time developed. So to say कि a democratic country cannot develop is a false belief. And then Amartya Sen says कि to say that democracy is a value which is inconsistent to Asian values is also a false belief, क्योंकि Indians right since ancient time have been practicing democracy and democracy as a value is very much consistent with Indian values. अभी और कुछ कंटेंट में देता हूँ आपको। एक तो दे दिया मैंने ली थेसिस और अमर्त्य सेन के बीच का डिबेट। अब दूसरा कंटेंट में देता हूँ द पैराडॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न इंडिया। एक तरफ हम लोग दुनिया के लार्जेस्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे देश में लोग वोट करते हैं, दैट इज़ वाई इंडिया बोस्ट इटसेल्फ एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। बट एट द सेम टाइम देयर आर रिपोर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड विच क्लेम कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, इन फैक्ट इट इज़ फ्लॉड डेमोक्रेसी। India was placed at 108th rank in Electoral Democracy Index of 2023. Democracy Index of 2021 published by Economic Intelligence Unit में India was ranked at 46 and with a score of 6.91 it was classified as flawed democracy. Basically 5 कैटेगरीज के बेसिस पे डेमोक्रेसी इंडेक्स पब्लिश होता है। ये 2 अलग अलग इंडेक्स हैं। ये जो पब्लिश करता है ये पब्लिश करता है वीडेम इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्वे। मैं लिख दूंगा, यहाँ लिखना मैं भूल गया। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय वीडेम इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्वे और डेमोक्रेसी इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ लंदन। दोनों में ही इंडिया को बताया गया है जब फ्लॉड डेमोक्रेसी, पुअर डेमोक्रेसी। तो ये आपको एक पैराडॉक्सिकल चीज़ लगनी चाहिए। एक तरफ तो हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, दूसरे तरफ हमें कहा जा रहा फ्लॉड डेमोक्रेसी है। तो फ्लॉड डेमोक्रेसी देखिए, ये डेमोक्रेसी इंडेक्स 5 कैटेगरीज के बेसिस पे रैंकिंग देता है। 5 कैटेगरीज हैं, इलेक्टोरल प्रोसेसेस, प्लूरलिज्म, सिविल लिबर्टीज। इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना रटने की ज़रूरत नहीं है। स्कोर देता है देशों को 0 से 10 के बीच में और अलग 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है, फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजिम एंड ऑथोरिटेरियन रिजिम। पूरे साउथ एशिया में ऑफकोर्स इंडिया इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, येट इंडिया बीइंग the largest democracy of the world, how are we being classified as flawed democracy? That is paradox of democracy. तो why this paradox? आखिर पैराडॉक्स है क्यों? तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि डेमोक्रेसी is understood in 2 ways, narrow sense और broad sense. If you see democracy in a narrow sense, it is a political system where people vote
elect their representative. तो जिस देश में भी वोटिंग होती है, जहाँ भी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके भेजते हैं लॉ बनाने के लिए, अगर आप पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी को समझें तो आप उस देश को डेमोक्रेटिक मान सकते हैं. बट ब्रॉड सेंस में डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल आइडिया, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ हाउ सोसाइटी बिहेव्स. तो अगर समाज में मजबूत जो कम्युनिटी है वो कमज़ोर कम्युनिटी को दबाता है, अगर समाज में वीमेन के खिलाफ एट्रोसिटीज़ प्रैक्टिस होती हैं, अगर समाज में लोअर कास्ट और कम्युनिटी के खिलाफ एट्रोसिटीज़ प्रैक्टिस होती हैं, तो वो समाज डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं हो सकता. और जिस समाज में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं हैं, उस समाज में अगर आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाएंगे भी, तब भी वो एक सुपरफिशियल तरीके से डेमोक्रेसी रहेगी. दैट विल ओनली रिमेन एज अ पॉलिटिकल और सुपरफिशियल डेमोक्रेसी, बट नॉट अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री हैविंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. और इसी सेंस में, इसी कारण से ये एक पैराडॉक्स है. अगर सिर्फ वोटिंग के मामले में देखा जाए या नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी देखी जाए, तो इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी. वी हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स. बट इफ़ यू सी डेमोक्रेसी एज ए सब्सटेंसिव कॉन्सेप्ट, इफ़ यू सी डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू, then India appears to be trailing, and that is why these institutions have categorized India as a flawed democracy. तो डेमोक्रेसी अगर आपको नैरो सेंस में समझना है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ, तो अब्राहम लिंकन साहब का ये कोट देखिए. दैट इज़ अ पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी इज़ दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. तो व्हेन डेमोक्रेसी इज ओनली अबाउट गवर्नमेंट, that means you are talking about political democracy. But democracy is in fact a way of life. It is a societal, economic concept. It's a broader concept that could be reflected from Amartya Sen quote on democracy. Democracy has instrumental value, educative value, as well as intrinsic value. But democracy has itself a value in it. मीन्स अगर कोई देश, कोई समाज डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो अपने आप में अच्छा है. इसलिए नहीं अच्छा है कि अच्छे नियम बनेंगे. अगर डेमोक्रेसी को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने आप में अच्छे हैं. इट्स अ वे ऑफ लाइफ. तो परिवार में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जहाँ सारे फैमिली मेम्बर्स की बातें सुन करके, समझ करके फिर फैसला लिया जाना चाहिए. किसी के भी ओपिनियन को दबाया नहीं जाना चाहिए. ह्यूमन डिग्निटी, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड बी रिस्पेक्टेड. राइट्स इन सोसाइटी टू द फैमिली. Everywhere, toleration, pluralism are the important features of democracy, substantive democracy, a broad concept of democracy. And that is why जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंबेडकर जी वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट इंडियाज़ डेमोक्रेसी एंड इट्स फ्यूचर. अंबेडकर जी ने आपको देखा आपने इसी कोट में कि ही सेड कि इंडिया वाज डेमोक्रेटिक इवन व्हेन वेस्टर्न सोसाइटीज़ वेयर नोमैटिक. तो उनको इंडिया के, एंशियंट इंडिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में काफ़ी ट्रस्ट था. लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा डोमिनेट हो चुका था हमारे समाज में कि अंबेडकर बिकेम स्केप्टिक अबाउट डेमोक्रेसी एंड ही सेड कि डेमोक्रेसी जस्ट ए टॉप सॉइल ऑफ इंडिया. सो इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी जो टॉप सॉइल, जहाँ पे आप सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसेसेस में डेमोक्रेसी ले आए हैं, लेकिन वैल्यूज़ तो डेमोक्रेसी के हैं नहीं. लोग जो हैं कास्ट के बेसिस पे दूसरों को दबा रहे हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दिस? तो यही कारण है डेमोक्रेसी पैराडॉक्स का. यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज डेमोक्रेसी विल लीड टू टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी. बिकॉज जो भी मेजॉरिटी में होगा उसकी सरकार बन जाएगी और फिर वो माइनॉरिटी को सप्रेस करेगा. सो दैट इज़ हाउ दिस इज़ अ पैराडॉक्स अबाउट डेमोक्रेसी. एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में विंस्टन चर्चिल, former Prime Minister of UK, he says democracy is the worst form of government. However, it is the best form of government till we do not discover the better form of government. So basically, he reflects that there is no other credible alternative also of democracy. Democracy में कमियां हैं, मानते हैं. डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स, उसमें काफ़ी कमियां हैं. मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी को दबाता है. And that is how we can call it a worst form. But do you have any better alternative? Answer is no. Authoritarian system cannot be an alternative to democracy, right? इंडिया की
अगर स्टेटस देखी जाए डेमोक्रेसी की, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आप सोचिए लोगों के पास लिटरेसी नहीं है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो नेहरू जी से बार बार पूछा जा रहा था, जब इंडिया डिसाइडेड टू प्रैक्टिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इतने लार्ज स्केल पे डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करने का जब फैसला किया भारत ने, तो नेहरू जी से कई दफ़ा ये सवाल पूछा गया, आर नॉट यू डूइंग समथिंग विच हैज़ नेवर बीन डन बिफोर। यूरोपियन कंट्रीज भी इतने मास स्केल पे डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करने को तैयार नहीं थे। यू आर 17% लिटरेट, half of your country is below poverty line. Under such conditions, no democracy has ever stabilized itself and perhaps not emerged. तो नेहरू जी से ऐसे सवाल बार बार पूछे जा रहे थे कि आपका देश डेमोक्रेसी आखिर सस्टेन करेगा कैसे, इतनी गरीबी है, इतनी इलिटरेसी है, कैसे लोग वोट करेंगे, कैसे लोग फैसले लेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में अवेयरनेस जरूरी है। एंड देन नेहरू, हु वाज आर्डेंट सपोर्टर ऑफ आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ही सेड, if people do not come to democracy, let's take democracy to the doorstep of people. यानी कि ठीक है, we will start with a democratic process, democratic political system. लोग नहीं समझेंगे स्टार्टिंग में, लोग नहीं प्रैक्टिस करेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अवेयरनेस डेवलप करेंगे, धीरे धीरे डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू डेवलप करेंगे, धीरे धीरे हम लोग प्रोसीजरल डेमोक्रेसी से सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे। यानी कि सिर्फ इलेक्शन से हम लोग डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू को डेवलप करेंगे और फिर वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, पब्लिक डिस्कोर्स जो होगा उसमें अवेयरनेस आएगा, एंड दिस इज़ हाउ डेमोक्रेसी विल स्ट्रेंथन इट्स रूट्स इन इंडिया। आज कमज़ोर है मतलब जीवन भर थोड़ी कमज़ोर रहेगा, धीरे धीरे हमारी डेमोक्रेसी देश की मजबूत होगी। और जो नेहरू जी ने बात कही थी, देखिए कितनी सही साबित हुई। इंडिया इज़ ओनली कंट्री इन द world as far as third world countries are concerned which has progressed and has sustained democracy except one or two blots on democracy during the time of emergency. So we can say कि the process, देखिए मैं concluding line दे रहा हूँ, we can say that the process of translating electoral democracy into substantive democracy is a work in progress for India. धीरे धीरे वोटर टर्नआउट भी बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे अवेयरनेस भी बढ़ ही रहा है। So democracy means tolerance. Tolerance not merely of those who agree with us, but those who do not agree with us. फिर फाइनल लाइन, जैसे जैसे हमें ये कैसे करना है, सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी को हमारे अपने देश में कैसे डेवलप करना है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी यानी कि सिर्फ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी या इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी को कैसे लाना है, तो उसके लिए भी आप आखिरी पैराग्राफ डिवोट कर सकते हैं इस लाइन में। हाउ टू डेवलप सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी। लुक, हमें अपने समाज में डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू को प्रमोट करना होगा। उसमें आप कह सकते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, हमारा जो डिस्कोर्स होता है, बातचीत होती है लोगों के साथ, उसमें डेमोक्रेसी लानी होगी। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर आप डेमोक्रेसी पे कोई भी ऐसे है और जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा कंक्लूड करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। कि कोई भी बातचीत जो है वो बराबरी की बातचीत नहीं होती है। हर एक बातचीत में जब भी दो लोग बातचीत कर रहे होते हैं उसमें पावर प्रैक्टिस कर रहा होता है एक इंसान ओवर अदर। पावर किस तरीके से? पावर जो होता है, एक इंसान इंटेलेक्चुअल पावर हो सकता है इसके पास विथ रिस्पेक्ट टू अदर, फाइनेंशियल पोजीशन इसकी स्ट्रांग हो सकती है विथ रिस्पेक्ट टू अदर, इसके कनेक्शन से स्ट्रांग हो सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर, इसकी अथॉरिटी हो सकती है विथ रिस्पेक्ट टू अदर। ये हो सकता है कि ये डीसी है और आप उसके असिस्टेंट हैं। हम लोग इन जनरल पावर को काफ़ी नैरो तरीके से देखते हैं और सिर्फ अथॉरिटी के फॉर्मेट में देखते हैं, बट पावर के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और जो भी बातचीत होती है दो लोगों के बीच में, उसमें एक इंसान पावरफुल होता है और दूसरा जिसके ऊपर पावर प्रैक्टिस होता है। अगर समाज में हमें डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू को प्रमोट करना है, सब्सटेंसिव आइडियाज़ को प्रमोट करना है, तो ज़रूरी है कि हम लोग, जो भी इंसान पावरफुल है किसी भी बातचीत के अंदर, डिस्कोर्स के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, वो अपने पावर का इस्तेमाल ना करे और वो सामने वाले को अपनी बात खुल करके रखने दे। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने सुनने की काबिलियत को बढ़ानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना होगा सामने वाले को। अभी आप किसी कलेक्टर ऑफिस में चले जाते हैं, कहीं पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, तो वहाँ पे सामने वाला जो ऑफिसर है वही आपको चार बात सुना देता है, क्योंकि वो पावर है, उसके पास अथॉरिटी है।
No discourse is discourse amongst equals. In every discourse, the relation between powerful and the party on which power is practiced gets created. और फिर आप इस तरह के कोट से आप कंक्लूड कर सकते हैं. When Voltaire said, I disapprove of what you say, but I will defend it to the death your right to say it. This idea of tolerance, this idea of equal communication is the basis for democracy. डेमोक्रेसी पे ये जो कोट अंबेडकर जी का था ऐसा तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ आइडिया आ सकता है. सॉल्यूशन फॉर डेमोक्रेसी, आई एम सो सॉरी, सॉल्यूशंस फॉर इविल्स फ्रॉम डेमोक्रेसी इज मोर डेमोक्रेसी. अब सुन करके आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ऐसे के टॉपिक्स ऐसे ही तो होते हैं. तो डेमोक्रेसी नैरो सेंस में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है. जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इसके कई सारे निगेटिव्स होते हैं. इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में मनी पावर, मसल पावर होता है. माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट होते हैं वो सप्रेस होते हैं, नेग्लेक्ट होते हैं. दैट लीड्स टू टायरनी ऑफ मेजॉरिटी. कॉम्युनलिज्म का राइज होता है, रीजनलिज्म का राइज होता है, सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसी का राइज होता है. जब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कारण होता क्या, जो भी पार्टी हारने लगती है वो इंसर्जेंसी तक उतारू हो जाती है रीजनलिज्म के नाम पे. तो अल्फ़ा वगैरह अगर आप ये लोग डेमोक्रेटिकली इलेक्शन कंटेस्ट करके पावर गेन कर पाते तो वाई वुड दे रिजॉर्ट टू इंसर्जेंसी, राइट. पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट. इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का नतीजा क्या होता है कि सरकारें सब जानते हुए भी इकोनॉमिक मैनेजमेंट ठीक से नहीं करती हैं. दे प्रमोट पॉलिटिक्स ऑफ फ्री बीज, पॉपुलिस्ट मेजर जिसको कहा जाता है रेवरी कल्चर. और यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर प्लेटो जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर हैं उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज़ रूल ऑफ फूल्स. क्योंकि डेमोक्रेसी में मासेस इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और मासेस बाय डेफिनेशन इटसेल्फ इज बाउंड टू बी फूल. मासेस का मतलब ये बेवकूफ़ होगा. भाई भीड़ तो बेवकूफ़ी होगी ना, इसीलिए तो कहा जा रहा आम जनता, भीड़ चाल, राइट. तो भीड़ तो बाय डेफिनेशन इज गोइंग टू बी नॉट स्पेशल. स्पेशल का मतलब ये जो भीड़ से अलग हो. तो मासेस बाय डेफिनेशन इज गोइंग टू हैव लो इंटेलेक्चुअल. और जब मासेस चुनेंगी तो फूल्स को ही तो चुनेंगे. एंड दैट इज वाई प्लेटो सजेस्टेड द रूल ऑफ फिलोसोफर किंग. बट प्लेटो के आइडिया में क्या समस्या है, द प्लेटोज आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग, ऐसे आप डेवलप करेंगे. देखिए कैसे मैं बिल्ड कर रहा हूँ चीज़ों को लॉजिकली. तो ये सारी समस्याएं हैं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में. इसीलिए प्लेटो ने ये कहा, प्लेटो ने दिया फिलोसोफर किंग. लेकिन प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट है दैट लेड टू मोनार्की, one person rule, and that monarchy got degenerated into dictatorship in medieval time. और फिर मॉडर्न सोसाइटीज़ सॉ द रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी विथ इट्स फ्लॉज. तो भाई डिक्टेटरशिप से तो अच्छा ही है, वापस से हम डेमोक्रेसी को रिवाइव किए, भले इसमें कितने भी फ्लॉज हों. और इसी कॉन्टेक्स्ट में चर्चिल का ये कोट लिख देंगे कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज़ द बेस्ट फॉर्म टिल वी डू नॉट डिस्कवर बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो इसके बाद आप लिखेंगे कि देखिए डेमोक्रेसी में फ्लॉज हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कई सारे फ्लॉज हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वी शुड रिमूव इट और रिजेक्ट इट. वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव डेमोक्रेसी क्वालिटेटिवली. एंड हाउ टू इम्प्रूव डेमोक्रेसी क्वालिटेटिवली? बाय डेवलपिंग मोर एंड मोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन सोसाइटी, बाय प्रमोटिंग सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी. और फिर ये कोट आप लगभग प्रूव कर देते हैं, सॉल्यूशन टू द इविल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज मोर डेमोक्रेसी. तो यहाँ पे ये जो शब्द डेमोक्रेसी इस्तेमाल किया गया है, इविल्स फ्रॉम डेमोक्रेसी, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के कारण होने वाले इविल्स की बात की गई है. और यहाँ पे जो डेमोक्रेसी शब्द इस्तेमाल किया गया है सब्सटेंसिव या डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू की बातचीत की गई है. फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप लिख देना कि इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी राइट सिंस इंडिपेंडेंस. लो वोटर टर्नआउट था स्टार्टिंग में, कास्ट बेस्ड या रीजनलिज्म ज़्यादा था. तभी अम्बेडकर साहब ने कहा था कि डेमोक्रेसी विल बी अ टॉप सॉइल इन इंडिया. इविल्स ऑफ डेमोक्रेसी वेयर देयर इन द अर्ली फेज. एंड डेमोक्रेसी फिर भी हमने सस्टेन किया, कंटिन्यू किया. आज भी हम लोग डेमोक्रेसी में, हमें लोग फ्लॉड इंडेक्स, फ्लॉड डेमोक्रेसी वगैरह कहते हैं, बट डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ वर्क इन प्रोग्रेस. धीरे धीरे डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, जिससे डेमोक्रेसी की होने वाले जो इविल्स हैं वो सबसाइड कर रहे हैं. जितना मैंने कंटेंट दिया है आप बहुत ही बेहतरीन ऐसे लिख सकते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सेकेंड जनरेशन नाविक. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए जीपीएस तो आपने नाम सुना ही होगा, आजकल तो हर आदमी इस्तेमाल करता है. भाई जीपीएस ट्रैक करके आ जाओ, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग. तो जीपीएस है क्या? जीपीएस इज ऑल्सो नोन एज नर्व स्टार, और जिसकी मदद से आप अपनी पोजीशन को ट्रैक कर सकते हो और फिर अपने आप को आप
जिस जहाँ भी जाना है उस हिसाब से आप अपने आप को गाइड कर सकते हैं। इट इज़ ए रेडियो नेविगेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय एयर फोर्स ऑपरेशंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें टोटल 24 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन लॉन्च किया गया है इस तरीके से दुनिया के ऊपर, जिसकी मदद से हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में हों तो अपने आप को लोकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इट हैज़ बीन मेड एक्सेसिबल अक्रॉस द वर्ल्ड बाय द यूएस। 24 सैटेलाइट्स का ऐसा कॉन्स्टेलेशन है जिसको कहा गया ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो आप अपने आप को लोकेट कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस जीपीएस। इसका टेक्निकल नाम है नर्व स्टार, रिलीज्ड बाय एयरफोर्स ऑपरेशंस ऑफ यूएस। तो यूएस जैसा ही बाकी जीपीएस सिस्टम्स भी हैं दुनिया के अलग अलग देशों ने डेवलप किया, जैसे ग्लॉसनास हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रसिया, गलीलियो बाय यूरोपियन यूनियन, QZSS बाय जापान, बाइदू बाय चाइना, बाइदू एंड नाविक, जिसको इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम भी कहते हैं, नाविक, दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंडिया। इंडिया वाला जो रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, इट्स अ रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम, RPS। इसको RPS इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर लोकेशन तक ही ये पोजिशनिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। इंडिया के अराउंड 1500 किलोमीटर का रेडियस पे ही ये पोजिशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, इंडिया के अराउंड 1500 किलोमीटर का रेडियस पे। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस सिस्टम का ऑल्टरनेटिव इंडिया ने डेवलप करना शुरू किया आफ्टर 1999 कारगिल वॉर, जब इंडिया ने यूएस से जीपीएस सर्विस मांगा था कारगिल वॉर के दौरान ताकि हम इंट्रूडर्स को लोकेट कर पाएँ। यूएस ने मना कर दिया था, तब इंडिया रियलाइज कि इंडिया को खुद का अपना जीपीएस सिस्टम डेवलप करना होगा। तो अभी हमने आरपीएस सिस्टम डेवलप किया, रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम। आरपीएस जो मौजूदा आरपीएस है हमारा, इट इज़ कॉन्स्टेलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स। 7 सैटेलाइट्स हैं, 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड 4 सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और हमें रीजनल पोजिशनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये 7 सैटेलाइट। कई सारे फ़ायदे हैं जीपीएस से या इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम से। ट्रैकिंग डिवाइस की तरह काम करते हैं ओला उबर के लिए, मिसाइल गाइडेड सिस्टम का काम करते हैं बेस्ड ऑन जीपीएस, यूज इन मिलिट्री ऑपरेशंस, फ्लाइट ऑपरेशंस में भी काम आता है, ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम में भी काम आता है, वीमेन या सीनियर सिटीजन या चिल्ड्रन के सेफ्टी ट्रैकिंग डिवाइस में भी काम आता है, एपिडेमियोलॉजिकल कंट्रोल जैसे कि आरोग्य सेतु वगैरह में, वेदर प्रेडिक्शन सब में काम आता है। करंट न्यूज़ क्या है वो ज़रा देखिए। हमारे 7 सैटेलाइट थे इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के, जिसको हम लोग कहते हैं नाविक। अभी देखिए सैटेलाइट्स की अपनी एज होती है लगभग 10 साल। 10 साल के बाद धीरे धीरे सैटेलाइट्स डिफंक्ट होने लगते हैं। तो जो नाविक है हमारा, उसके सैटेलाइट्स धीरे धीरे डिफंक्ट हो रहे हैं, इसलिए सेकेंड जनरेशन के सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं ताकि फर्स्ट जनरेशन के जो नाविक के 7 सैटेलाइट हैं वो धीरे धीरे जब डिफंक्ट हो तब तक हमारा सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट पहले जनरेशन का जगह ले चुका हो। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सेकेंड जनरेशन का पहला सैटेलाइट नाविक का हमने भेजा है। पहले जनरेशन के 7 ऑलरेडी हैं जो अपना काम कर रहे हैं, अब धीरे धीरे ये डिफंक्ट हो रहे हैं, तो इनके जगह पे अब नया सैटेलाइट भेजा जा रहा है। तो पहला नया सैटेलाइट भेजा गया है सेकेंड जनरेशन का, वो लगभग 2200 किलोग्राम का है, विच इज़ हेवीएस्ट वन। पुराने वाले जो 7 सैटेलाइट थे वो मैक्सिमम 1400 किलोग्राम के थे। दिस सेकेंड जनरेशन में हेवियर सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं, इसमें ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड पेलोड्स लगाए गए हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर रुबीडियम का एटॉमिक क्लॉक लगाया गया है जो बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है, स्पेसिफिक तरीके से टाइम बताएगा, रुबीडियम एटॉमिक क्लॉक। इसके अलावा सेकंड जनरेशन जो सैटेलाइट भेजा जा रहा है इसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होगा, 12 साल या 15 साल के आसपास होगा, जबकि एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स का लाइफ स्पैन सिर्फ 10 साल का है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिजिटाइजिंग असम। इस टॉपिक से रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस और द आसाम ट्रिब्यून दोनों में ही आर्टिकल्स आए हैं, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। क्या पता इससे सीधा सीधा मेंस में आपको सवाल दिख जाए। सिंपल सा टॉपिक है, डिजिटाइजिंग असम इज ए सिग्निफिकेंट इंडीवर एम्ड एट प्रिजर्विंग एंड डिजिटाइजिंग बुक्स एंड जर्नल्स रिटन इन असमीज लैंग्वेज बिटवीन 1813 टू 1970। इस टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट असमीज स्क्रिप्चर्स को डिजिटाइज किया जा रहा है ताकि उनकी एक्सेसिबिलिटी, लॉन्जेविटी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा वाइडर ऑडियंस इसको पढ़ पाएँ। ये है पर्पस डिजिटाइजिंग असम का। इसको इनिशिएट किया है नंदा तालुकदार फाउंडेशन ने। जो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट्स जिनको डिजिटाइज किया जा रहा है अंडर डिजिटाइजिंग असम वो हैं अरुणोदय, बाही, अबाहन, रामधेनु।
It's a kind of community project because many individuals, organizations are together collaborating for digitization Assam. मुझे लगता है कि शायद से ऐसा सवाल आ जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजिटाइजिंग असम मिशन, राइट. तो फिर थोड़ा सा तो पता होना चाहिए, थोड़ा सा तो आप बचा पाएँ. 10 नंबर में कुछ तो लिखें, 7 8 5 6 नंबर तो मिल जाए. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फूको पेंडुलम. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. फूको पेंडुलम, देखिए 1851 तक बड़ा डिबेट था पूरे दुनिया भर में कि अर्थ का मोशन किस तरीके का है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिबेट था कि इज़ अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस और नॉट. 1851 में फूको, लियोन फूको नाम के एक साइंटिस्ट ने, एक ऐसा पेंडुलम बनाया जिसकी मदद से उन्होंने साबित कर दिया कि अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. बेसिकली उन्होंने किया क्या, ऐसे पेंडुलम लटका दिया, उसको ऐसे मूव करा दिया. पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है. जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है तो ये पेंडुलम का भी जो ओरिजिनल लाइन ऑफ स्विंग है उससे नया लाइन ऑफ स्विंग बन जाता है, जिसमें एक एंगल बन जाता है, राइट. जैसे ओरिजिनली ये पेंडुलम ऐसे लटक रहा था, राइट, स्विंग कर रहा था. जैसे जैसे अर्थ घूमेगी ये पेंडुलम जो है ऐसे घूमने लगा, फिर ऐसे घूमने लगा. तो ये पेंडुलम आप देखोगे कि 24 घंटे में पूरा एक 360 डिग्री घूम जाता है. तो इसी तरीके से फूको साहब ने, लियोन फूको साहब ने साबित कर दिया कि अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस. दिस इज बेसिकली कोरियोलिस फोर्स दैट फूको प्रूव्ड विथ हेल्प ऑफ दिस फूको पेंडुलम. कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? An inertial force, not an original or real force, but an inertial force because you are in a particular frame of motion, right? तो इस कारण से फूकोस पेंडुलम को आप कह सकते हैं, इट वर्क्स ऑन द आइडिया ऑफ कोरियोलिस फोर्स एसोसिएटेड विथ अर्थ. कोरियोलिस फोर्स मुझे उम्मीद है आपने ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ रखा होगा. फूको पेंडुलम न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि जो हमारा नया पार्लियामेंट बना है उसमें ये फूको पेंडुलम को इंस्टॉल किया गया है. एक नया तरीके का फूको पेंडुलम इंस्टॉल किया गया है विच हैज़ बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स कोलकाता. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सवाल पूछा गया, इसमें से कौन ट्रू नहीं है? पहला स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी दोनों सही नहीं है. न्यूयॉर्क में नहीं, जिनेवा में इसका असेंबली होता है हर साल, एंड इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इक्वल नहीं है, अलग अलग देशों का अलग अलग है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.